हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनर्जी स्टडीज़। आज के लेक्चर में हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सोलर एनर्जी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी है और ये हर जगह फेयरली अवेलेबल है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसका यूज़ कर सकता है, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। सोलर एनर्जी की बात करें तो उसका मेन सोर्स होता है सन जो होता है वो कई लेयर्स में फॉर्म्ड होता है, कई लेयर्स का बना होता है, जिसमें और सारी लेयर्स गैसेस फॉर्म में होती हैं, चाहे वो इंटीरियर लेयर हो या अर्थ सरफेस हो। इंटीरियर से अर्थ सरफेस तक आने में डिफरेंट जोन्स होते हैं, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। सोलर एटमॉस्फेयर में 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, एंड सबसे लास्ट होती है कोरोना, जो हमें विजिबल होती है नेकेड आइज से। और क्योंकि हर लेयर का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसकी वजह से लाइट वहाँ से सरफेस तक पहुँचने में और सरफेस से अर्थ सरफेस तक पहुँचने में उसको करीब 40,000 साल का समय लगता है, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, सोलर सरफेस से अर्थ सरफेस तक पहुँचने में। जो सोलर स्ट्रक्चर है वो कई लेयर्स का बना हुआ है। सबसे इंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है सन का, उसे कोर कहते हैं। इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन को कंप्रेस करके हीलियम में चेंज कर देती है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करती है। और इस पूरे प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जो हमने बचपन में फ़िज़िक्स में भी पढ़ा है इसके बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। तो सन में जो मेनली उसके इंटीरियर में रिएक्शन होता है हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन का और एनर्जी रिलीज़ का, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये लेयर बहुत डेंस होती है, अप्रॉक्सीमेटली 150 टाइम्स ऑफ वाटर होती है और इसका टेम्परेचर अराउंड 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोर के बाद जो उसके बाद उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो उसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। जैसे जैसे हम कोर से सोलर सरफेस की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारी डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगती है। मीन्स जब हम कोर से रेडिएटिव जोन की तरफ जाते हैं तो हमारी रेडिएटिव जोन की जो डेंसिटी होती है वो कोर से कम होती है। और जो फ्यूजन रिएक्शन के दौरान जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कोर से ट्रैवल करते हुए आउटर शेल की तरफ जाती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिस वजह से इस जोन को रेडिएशन जोन कहते हैं। ये काफ़ी कोर से ज़्यादा डेंस होती है, लेकिन कोर से कम डेंस होती है, लेकिन बाकी जो लेयर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होती है। तो ये इस जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसकी वजह से लाइट बाउंस करती है और इस बाउंस की वजह से उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ईयर्स लग जाते हैं टू कम्प्लीटली क्रॉस द रेडिएटिव जोन एंड टू कम विद इन द कन्वेक्शन जोन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, और इसीलिए जो लाइट होती है from the core, starting from the core up to the earth surface, it takes lot of years to reach to the earth surface within the troposphere. नेक्स्ट जोन कन्वेक्शन जोन होता है, रेडिएटिव जोन के बाद का जोन। कन्वेक्शन जोन, इस स्लाइड में सबसे इंटरनल मोस्ट जो दिखाया गया है वो कोर है, उसके बाद कन्वेक्शन जोन है। इन्होंने रेडिएटिव जोन नहीं दिखाया है। और सरफेस फ्लो, कन्वेक्शन जोन और फोटोस्फीयर के बीच में एक लेयर होती है जिसमें जो बबल्स फॉर्म होने की वजह से बनती है वो, क्योंकि अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि देखिए कन्वेक्शन जोन जो होता है ये रेडिएटिव जोन के बाहर आता है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी, जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही इंटीरियर से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे, सन की एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो कन्वेक्शन जोन की डेंसिटी रेडिएटिव जोन से कम होती है और कोर से यहाँ तक
जो एनर्जी पहुंचती है तब तक ये लाइट से हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हीट, इस हीट की वजह से बबल्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगते हैं कन्वेक्शन जोन पे। ये बबल्स बनते हैं रेडिएटिव जोन की एज तक आके, फिर कूल डाउन होते हैं, फिर अगेन सिंक होते हैं। तो इस वजह से इनको कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। कन्वेक्शन जोन का सबसे इजी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने बचपन में भी पढ़ा था फिज़िक्स में कि अगर हम किसी भी रूम में हैं और रूम के एक साइड अगर हमने सेंट का कोई स्प्रे छिड़क दिया है तो वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू पूरे रूम में फैल जाती है। जो इसमें फिनोमेना लगा है वो कन्वेक्शन है। उसी तरह इसमें भी धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र करके बबल्स फॉर्म करती है एट द एज ऑफ द रेडिएटिव जोन, और इसी कन्वेक्शन, इस फिनोमेना की वजह से इस लेयर को कन्वेक्शन जोन कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारी सन सरफेस आती है जिसके अंदर दो लेयर्स होते हैं, एक फोटोस्फीयर होता है, एक क्रोमोस्फीयर होता है। सारी प्रोसीजर के बाद जो मटेरियल, मतलब पहले लाइट हुआ फिर हीट हुई, उसके बाद जो गैसेस, जो मटेरियल कन्वेक्शन जोन के टॉप पे पहुंचते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं। मीन्स जो बबल्स फॉर्म हो रहे थे हीट कन्वर्जन की वजह से, नाउ दे विल कूल डाउन एट फोटोस्फीयर एंड दे विल अगेन कन्वर्टिंग इनटू लाइट। वो हीट फिर से लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो फोटोस्फीयर होता है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सोलर है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सन है दैट इज़ विजिबल टू अस। मीन्स जो हम सन को देखते हैं और जो वाइट विजिबिलिटी नज़र आती है उसकी, दैट इज़ फोटोस्फीयर। दिस इज़ द लेयर वेयर वी सी light, or this is the layer from where the light originates that reaches to our visibility. Even though this layer is not solid, we call this part as the sun surface. Okay, and यहाँ पे solar atmosphere जो होता है वो approximately 5800 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो जनरली हम सन का टेम्परेचर रेफ़र करते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और विजिबिलिटी इसकी वाइट होती है। तो जो भी हम, अगर आप में से कोई सोलर को एनालाइज कर रहा है, उसे देख रहा है कंटिन्यूसली, तो कोई नहीं देख पाता, बट अगर कोई इसको चेक करने के लिए कि कौन सी लेयर क्या वाकई वाइट है, तो अगर हम देखेंगे तो एक वाइट लेयर दिखेगी। उसके बाद जो लेयर दिखेगी उसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं, क्रोमोस्फीयर। ये लेयर फोटोस्फीयर के बाद की लेयर होती है क्रोमोस्फीयर, और 2000 किलोमीटर थिक होती है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट द टॉप ऑफ द क्रोमोस्फीयर। एंड यहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है लाइट की वो मोस्टली रेड होती है। जब भी सोलर इक्लिप्स होता है तो उसके सोलर इक्लिप्स के दौरान जो रेड फ्लैशेस नज़र आते हैं वो क्रोमोस्फीयर का इफ़ेक्ट ही दिखता है हमें। एंड जो लास्ट लेयर है, लास्ट जोन है, वो कोरोना होता है। ये 10,000 किलोमीटर्स अवे अबव फोटोस्फीयर ये लेयर पाई जाती है, और इसका एवरेज टेम्परेचर अबाउट 1 to 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन क्योंकि डेंसिटी घटती जाती है इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, 1 बिलियन टाइम्स लेस देन वाटर। सो सन और अर्थ के कंपैरिजन के बीच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आज तक अनआंसरेबल रहा है। वो ये है कि जैसे कि अर्थ एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, दूर जाते हैं अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। बट सन के केस में ऐसा नहीं है। सन एटमॉस्फेयर में हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, the temperature of the sun layer, it becomes hotter as you move away from the sun surface.
सो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट इज़ स्टिल अनआंसरेबल बाय द साइंटिस्ट. तो इस पर भी रिसर्च अभी चल रही है, लेकिन अभी कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला है. नेक्स्ट हम देखते हैं सन अर्थ रिलेशनशिप के बारे में. देखिए, सन और अर्थ का जो पाथ है, जिस पाथ पे अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, वो इलिप्टिकल पाथ है. और इस इलिप्टिकल पाथ पे जब अर्थ रोटेट करता है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि इक्लिप्स की रेडियस कांस्टेंट नहीं होती है सर्कल, तो इक्लिप्स, एक मिनट मैं आपको बना के दिखाती हूँ. देखिए, ये सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, बट इक्लिप्स में हमारी एक इसेंट्रिसिटी होती है, वो भी मिडल पॉइंट पे नहीं होती. तो हमारी ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस में डिफरेंस होगा. तो इस वजह से एक मिनट, तो इस वजह से जो डिस्टेंस होता है सन अर्थ के बीच का, वो वैरी करता है बाय 1.7%. जो मीन डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, जो इसमें दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर. इस डिस्टेंस को, जो मीन डिस्टेंस है सन अर्थ की, इसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. और सन का एक पोर्शन ही एक टाइम पे अर्थ पे लाइट दे सकता है, और जितना पोर्शन जो सन सबस्टेंड करता है एंगल अर्थ के ऊपर, वो 32 मिनट्स हैं. 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज होते हैं, तो 32 मिनट्स में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 170 डिग्री आएगा. ओके. और सोलर एनर्जी, स्पेशली जो सोलर इंजीनियरिंग है, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, उसमें सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सोलर कांस्टेंट का. सोलर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सूरज से, जो सन से हमारी अर्थ सरफेस पे रीच होती है पर यूनिट टाइम ऑन अ पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, प्रोवाइडेड द सरफेस शुड बी perpendicular to the direction of propagation of the radiation at the earth sun mean distance. एंड ये आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये अभी जो करंट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो आउटसाइड द जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में दी गई है. जब हमारे पास सैटेलाइट्स अवेलेबल नहीं होती थी, उस ज़माने में हम विद इन दी एटमॉस्फेयर इसको मेजर करते थे. कई साइंटिस्ट ने अलग अलग वैल्यूज़ दी थी, जैसे कि C.G. एबॉट हैं, उन्होंने 1322 वाट पर मीटर स्क्वायर दी थी. जॉनसन ने 1395 वाट पर मीटर स्क्वायर दी थी. लेकिन तो जो इनमें वैल्यूज़ में जो वेरिएशन देखा गया, उसके बेसिस पे आफ्टर वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर, जब उन्होंने वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो सोलर रेडिएशन पे डेडिकेटेडली काम करता है, और उसने जो वैल्यू अडॉप्ट की है वो 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर की है विद इन अनसर्टेनिटी ऑफ 1%. एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू विच इज़ यूज टुडे. लेट्स सी. अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की. सोलर एनर्जी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सस्टेनेबल है. और चलिए, ये सोलर एनर्जी हमारे दिमाग में आया कैसे? क्या हमेशा से सोलर एनर्जी पे इतना फोकस किया गया था जितना आज किया जा रहा है? नहीं. सोलर एनर्जी पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया था जब तक 1970 में ऑयल क्राइसिस नहीं हुई थी. ऑयल क्राइसिस के बाद, क्योंकि ऑयल क्राइसिस में जो फॉसिल फ्यूल्स थे, उनकी वजह से क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के दाम बढ़ गए थे,
तो उससे जो एनर्जी जनरेट हो गई थी उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी इनसिक्योरिटी की सिचुएशन आ गई, जिसने सारे कंट्रीज़ को एक जर्क दिया कि वो न्यू सोर्स एनर्जी सोर्सेज की तरफ उसके कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। और इस ऑयल क्राइसिस ने एक पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाया फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि ये लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनके ऊपर हम लंबे समय तक डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए कई सारी गवर्नमेंट्स ने, कई सारी कंट्रीज़ ने, यूएसए, जापान एंड कई यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने एम्बिशियस प्रोग्राम्स चलाए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के उनकी खोज में कि कौन से एनर्जी सोर्सेज मोस्ट सूटेबल हो सकते हैं जिन पे हम लंबे समय तक डिपेंड हो सकें। इसके अलावा जो फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं फॉसिल फ्यूल्स के उस समय जो थे ऑयल क्राइसिस के टाइम पे, उसके अलावा उसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी कंसिडर किए गए, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, ये अलग ड्राइविंग फोर्सेस थे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे थे। फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड होने की वजह से हमें ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड होना पड़ता था। एनर्जी प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट करें तो उनके हिसाब से हमें अपनी एनर्जी प्राइसेस को फ्लक्चुएट करना पड़ता था। उसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर थी, बहुत ख़राब हो गई थी। फिनेंशियल रिस्क रहता था, अनसर्टेनिटी थी। ये सारे नुकसान थे कन्वर्जन एनर्जी को यूज़ करने से। इसलिए सोलर एनर्जी एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस बन गया, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी था, हर जगह इक्वली अवेलेबल था, अबंडेंटली अवेलेबल था। इसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी थी, और इससे जो सनलाइट मिल रही थी इसे हम या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, सोलर हीटिंग में यूज़ कर सकते थे, या हम उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते थे, आइदर थ्रू बायोमास, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सारे इन सारे ऑल्टरनेटिव्स की वजह से, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस की वजह से सोलर एनर्जी की तरफ हमारा जो एरिया था सोलर एनर्जी का, उसने अट्रैक्ट किया पूरी दुनिया को अपनी तरफ। अब सोलर एनर्जी से क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमें, वो हम देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम सोलर एनर्जी से हमें एडवांटेजेस ही हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एवरलास्टिंग है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लंबे समय तक रहने वाला है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये आज कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, लंबे समय तक इसको हम रिन्यू कर करके यूज़ कर सकते हैं। क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स में है कि हज़ार्डस गैसेस एमिट करता है। और ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ईज़िली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम देखें तो चाहे वो जो एग्रीकल्चर फील्ड में हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उसमें जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने जो भी अनाज वो पैदा करते हैं उसे स्टोर करने के लिए उन्हें पहले सुखाना पड़ता है। उसमें सोलर एनर्जी का बहुत ही क्लियर पिक्चर है सोलर एनर्जी का, उसके यूसेज का, उसकी एप्लीकेशन का। और बाद में भी हम देखेंगे सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ में सोलर ड्रायर्स बनाए गए हैं एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए, और ये पोल्यूशन फ्री होता है, हर जगह पे इक्वली अवेलेबल है। एंड जैसे जैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी फिनेंसेस भी इजी होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर वो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है तो हम देखेंगे कि उसका कॉस्ट रिड्यूस होने लगता है, और अगर वो ईज़िली इम्प्लीमेंटेबल है, एक्सेप्टेबल है, तो और भी अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन चैलेंजेस की। सोलर एनर्जी, देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अपने फ़ायदे हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। बस हमें ये देखना होगा कि किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और किसकी लिमिटेशंस कम हैं। सोलर एनर्जी
कि हमने एडवांटेजेस के बारे में जाना, तो वो हर तरह की हमारी जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफ़िल करता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। इसमें जो कन्वर्जन चैलेंजेस हैं, पहला है एनर्जी कॉस्ट। देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं वो बहुत ही सालों से यूज़ करती आई है। वो वेरी वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्टडीड फॉर्म, मतलब जो फील्ड है उसकी, उसे अच्छे से स्टडी किया गया है और उसने काफ़ी साल ले लिए हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो इस वजह से वो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हमें और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, उनका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अपने डेवलपिंग फेज़ में है। और इस वजह से इनका जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमेशा से हाई रहा है पिछले कुछ सालों में, और अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें तो उनकी कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि इंडिया में इतना सोलर मैन्युफैक्चरिंग इतना हाई नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उसकी कॉस्ट थोड़ी कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़ हाई हैं। बट ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी कॉस्ट की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लक्चुएशंस। जैसे कि अगर हमें एनर्जी फ्लक्चुएशन को समझने के लिए ये जानिए कि अगर हमें एनर्जी डिमांड बढ़ गई है कंट्री में, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल है, हम उसे यूज़ करके उस डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी के केस में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमें रात के टाइम पे जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है, उस केस में अगर हमें एनर्जी चाहिए वो हाई अमाउंट ऑफ उस समय डिमांड भी ज़्यादा रहती है क्योंकि सब अपने घरों में रहते हैं। तो उस केस में अगर हमें उसे फुलफ़िल करना हो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बैटरीज़ में स्टोरेज भी कर रहे हैं तो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कर पाएंगे या नहीं, उतनी एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें कितनी सारी बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमें देखने पड़ते हैं सोलर एनर्जी में। लेकिन इसके लिए भी हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अनदर पॉइंट है लोकल डिपेंडेंसी। फॉसिल फ्यूल्स से अगर हम कंपेयर करें तो उन्हें हम कहीं भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक रेल रोड जा रही है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, पाइपलाइंस है, वहाँ तक हम फॉसिल फ्यूल्स को इजीली पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, जैसे कि विंड और हाइड्रो पावर की बात करें, तो उस केस में हम हर जगह नहीं लगा सकते विंड प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स। वो वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे वो सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकल डिपेंडेंसी है। और नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जो हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक नया प्लांट क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी एनर्जी सिनेरियो ऐसा है कि हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ में कोई प्लांट लगाना चाहें तो वहाँ के लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अगर हम पैनल की बात करें तो उसकी गारंटी 25 ईयर्स की होती है। लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें, अगर हम लेड एसिड की बात करें तो मैक्सिमम 5 ईयर्स, बहुत अच्छे से अगर उसको चलाया गया तो 5 ईयर्स तक चलेगी। लेकिन अदरवाइज़ वो 2-3 ईयर्स में ख़राब हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एक ऐसे ऑल्टरनेटिव को ढूंढना होगा जो हमारी हर चीज़ को, हमारे इन्वेस्टमेंट को कम कर सके और हमारी डिपेंडेंसी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफ़िल कर दे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़
यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी में। इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोलर एनर्जी की 2 फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली है सोलर फोटोवोल्टाइक और सोलर थर्मल। सोलर फोटोवोल्टाइक सोलर रेडिएशन को, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है, और सोलर थर्मल की टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करती है। बाद में हम उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें, या तो हीट में एज इट इज़ डायरेक्टली हीट को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बाय मिस्टेक इलेक्ट्रिसिटी टू हीट बोल दिया था सोलर थर्मल के लिए, बट नो, इट्स नॉट like that. Solar thermal converts sunlight to heat. अब सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स जो होते हैं इसमें भी मैंने बोला था कि स्टैंड अलोन, ग्रिड कनेक्टेड और हाइब्रिड। जब हम स्पेसिफिकली सोलर फोटोवोल्टाइक पे बात करेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो फोटोवोल्टाइक के एप्लीकेशन के मैंने कुछ इसमें फ़ोटोज़ डाले हैं। इसमें दिस फोटो नंबर 1, ये ऑटो बैटरी रिक्शा है। इसमें ऊपर जो इसकी रूफ़ है वो उसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये टोटली बैटरी पे चलती है, सोलर एनर्जी पे चलती है। सिमिलरली पिक्चर नंबर 2, ये डीसी फ़ैन है जो डायरेक्टली पैनल से कनेक्ट करके चल सकता है, या बैटरी से स्टोरेज के लिए हम बैटरी लगा सकते हैं। और पिक्चर नंबर 3, ये सोलर लैंटर्न्स और लैम्प्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। स्पेशली ये रूरल एरियाज़ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब तो इस टाइप के लैम्प्स तो अमेज़ॉन ऑनलाइन मार्केट पे भी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी मिलते हैं। एंड ये जो फोटो नंबर 4 है, ये एक पीवी प्लांट है। ये पिक्चर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी से लिया हुआ है। उनका 500 किलो पीक वाट का प्लांट है और इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, HIT टेक्नोलॉजी और CDT, थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़ एंड मोनो एंड मल्टी क्रिस्टलाइन पैनल्स यूज़ किए गए हैं। ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ये पैनल्स की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़। ये अलग अलग इनका डिज़ाइन होता है और एफिशिएंसी के साथ इनका डिज़ाइन भी डिफ़र करता है। काफ़ी अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो इनकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होती है। इंडिया में सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, इसलिए इंडिया हमेशा पैनल्स, सोलर सेल्स को इंपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज़ से एंड उसे असेंबल करके मॉड्यूल बनाता है और एरे बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर थर्मल के बारे में। नेक्स्ट सोलर थर्मल एप्लीकेशंस हैं। उसमें सबसे पहले ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सोलर वाटर हीटर सिस्टम है। इसमें एक जो आप ये स्लैंटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें लंबे लंबे रॉड्स लगे होते हैं। वो रॉड्स ग्लास इवैक्यूएटेड कलेक्टर्स होते हैं, मेनली ग्लास के बने होते हैं। उनके बीच से हीट पाइप्स जाती हैं जो कि कूल वाटर को, ये हीट पाइप्स शॉर्ट वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हीट एब्जॉर्ब करती हैं। जो सोलर रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, मतलब उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और वो ईजिली, ग्लास की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है और उन्हें बाहर नहीं जाने देता, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता। तो जैसे ही वो लाइट शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसे ट्रैप करके हीट में कन्वर्ट करता है। हीट लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा सकती, तो उस जो हीट उसने ट्रैप की है वो वाटर में ट्रांसफ़र कराता है थ्रू हीट ट्रांसफ़र, एंड वी गेट हॉट वाटर आउट ऑफ कोल्ड वाटर बाय यूजिंग दिस
सोलर वाटर हीटर सिस्टम। नेक्स्ट फ़ोटो ये सोलर ड्रायर है। इसमें ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जो है ये इसमें एक डोर लगा होता है जिसे हम खोल के उसके अंदर जो भी एडिबल चीज़ें हैं जैसे कि ग्रेन्स हैं या कोई फ्रूट है उसे हम डाल के उसे सुखा के लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो हीट आती है वो इसे सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर कलेक्टर्स, उसे वही स्ट्रक्चर लगा के हम इसमें एयर फ्लो कराते हैं। वो हीटेड एयर अंदर जो भी एडिबल्स रखे हैं उन्हें सुखा देती है और फिर हम उसे उसका वाटर कंटेंट ख़त्म होने के बाद उसे स्टोर कर सकते हैं। ये सोलर थर्मल कुकर का प्लांट है जो कि शिरडी साई टेम्पल महाराष्ट्र में लगा हुआ है। और इस मंदिर में जितना भी जो भी श्रद्धालु आते हैं खाना खाते हैं उनका सबका खाना इसी सोलर कुकर से बनता है। मतलब अगर हम देखें तो ये पूरी ग्रीन बिल्डिंग की तरफ एक इनिशिएटिव है इस टेम्पल की। नेक्स्ट ये सोलर कलेक्टर प्लांट है। ये अगेन मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में खींची थी फ़ोटो और वहाँ पे इनका थर्मल कलेक्टर प्लांट लगा हुआ है। और ये कलेक्टर्स क्या करते हैं कि इनके बीच से एक पाइप जाती है। लेट मी शो यू। ये बीच से एक इनकी ग्लास पाइप जाती है और जो भी सोलर रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट होता है वो डायरेक्ट करता है इस हीट पाइप पे। तो ये हीट पाइप में वाटर फ्लो कराते हैं। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो स्टीम फाइनली जाके हम टरबाइन पे पास करा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं सोलर थर्मल के जो हमने देखा है इसमें। यही आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आऊँगी सोलर फोटोवोल्टाइक, मेनली सोलर फोटोवोल्टाइक पे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पैनल से। पैनल्स में हम मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन जो हमने आज थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है उसको हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन गुड नाइट, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, comment my channel. Like, subscribe my channel if you enjoyed my video. Bye. Thank you.